दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ए वर्किंग मैन नाम की इस मूवी के बारे में जो कि 2025 में हमें देखने को मिलने वाली है। और उसका जो टीज़र है, ट्रेलर है, एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया है। एक्शन थ्रिलर ये मूवी रहने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। ए वर्किंग मैन डेविड आयर द्वारा निर्देशित, आयर और सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा लिखित और चक डिक्सन के 2014 के उपन्यास लेवोन स्ट्रेट पर आधारित एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें जेसन स्टैथम, डेविड हार्बर, माइकल पेना और जेसन फ्लेमिंग मुख्य भूमिका में है। ए वर्किंग मैन को संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा मेट्रो गोल्डविन मेयर के माध्यम से 28 मार्च 2025 को रिलीज किया जाना है। आधार: लेवोन कैड, एक पूर्व रॉयल मरीन कमांडो, एक निर्माण श्रमिक के रूप में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हालांकि लेवोन को अपने मालिक की किशोर बेटी जेनी को खोजने के लिए अपने पुराने कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे मानव तस्करों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, और जल्द ही भ्रष्टाचार और मानव तस्करी में सरकारी एजेंटों की भागीदारी की साजिश का पता चलता है। रालना: जेसन स्टेथम, लेवोन कैड, डेविड हार्बर, माइकल पेना, जेसन फ्लेमिंग, एरियाना रिवस जेनी के रूप में, नोएमी गोंजालेज, एम्मेट जे, स्कैनलान, ईव मॉरो, मैक्सिमिलियन ओसिंस्की, मैक्स क्रोस, दो, क्रिस्टीना पोली, आंद्रेज कामिंस्की, इसला गी, लेवोन कैड की बेटी के रूप में। उत्पादन: सिल्वेस्टर स्टेलोन ने मूल रूप से बाल्बोआ प्रोडक्शंस के साथ एक टेलीविजन सीरीज के रूप में चक डिक्सन के उपन्यास लेवोन स्ट्रेट का एक रूपांतरण विकसित किया था। 3. यह परियोजना एक फिल्म में बदल गई जो 2023 अमेरिकी फिल्म बाजार में बिक्री के लिए थी, जहां पहली बार फिल्म के निर्देशन के लिए डेविड आयर और जेसन स्टेथम के अभिनय की घोषणा की गई थी। 4 जनवरी 2024 में अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने ब्लैक बियर इंटरनेशनल से फिल्म के यूएस और चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार हासिल किए, जिन्होंने फिल्म को अन्य जगहों पर स्वतंत्र वितरकों को बेच दिया। 5 श्रृंखला में डिक्सन द्वारा लिखे गए उपन्यासों की संख्या को देखते हुए बाद की प्रविष्टियों के लिए इसकी क्षमता के कारण फिल्म को विकास में रखा गया था। 6 अप्रैल 2024 में डेविड हार्बर, माइकल पेना, जेसन फ्लेमिंग, एरियाना रिवास, नोएमी गोंजालेज, एम्मेट जे, स्कैनलान, ईव माउरो, मैक्सिमिलियन ओसिंस्की, क्रिस्टीना पोली, लेडी कमिंसकी और इसला गी अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 7 मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2024 में लंदन में शुरू हुई। 8 फिल्मांकन बर्कशायर के विनर्श फिल्म स्टूडियो में भी हुआ, जहां यह 31 मई को समाप्त हुआ। 9 मुक्त करना अप्रैल 2024 में फिल्म को 17 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना था। 7 दिसंबर 2024 में शीर्षक को लेवोन स्ट्रेट से बदलकर ए वर्किंग मैन कर दिया गया, जिसकी नई रिलीज डेट 28 मार्च 2025 थी। 10 संदर्भ: डेविड आयर, जन्म 18 जनवरी 1968, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो लॉस एंजिल्स में सेट की गई अपराध फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और गिरोह और पुलिस भ्रष्टाचार से निपटते हैं। उनकी पटकथाओं में ट्रेनिंग डे 2001, द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 और स्वाट 2003 शामिल है। उन्होंने हर्ष टाइम्स 2005, स्ट्रीट किंग्स 2008, एंड ऑफ वॉच 2012, सबोटेज 2014 और द बीकीपर 2024 का भी निर्देशन किया है। 2016 में उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से सुपरहीरो फिल्म सुसाइड स्क्वाड का निर्देशन किया और फिर नेटफ्लिक्स के लिए शहरी फंतासी फिल्म ब्राइट 2017 का निर्देशन किया। उन्होंने अभिनेता शिया लाबियोफ के साथ 2 बार काम किया है, पहले द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक फ्यूरी, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा,
आयर 1980 के दशक में अमेरिकी नौसेना में पनडुब्बी चालक के रूप में कार्यरत थे। आयर का जन्म 18 जनवरी 1968 को शैम्पेन, इलिनॉइस में हुआ था और वे ब्लूमिंगटन, मिनेसोटा और बेथेस्डा, मैरीलैंड में बड़े हुए, जहां उन्हें किशोरावस्था में उनके माता-पिता ने घर से निकाल दिया था। आयर लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में अपने चचेरे भाई के साथ रहते थे, जहां दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स में उनके अनुभव उनकी कई फिल्मों के लिए प्रेरणा बन गए। 2 आयर ने हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी और जीविका के लिए घरों को रंग दिया। 3 आयर ने यूएसएस हेडो SSN-604 पर एक पनडुब्बी सोनार तकनीशियन STS के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में भर्ती कराया। 4-5 उन्होंने नौसेना में अपने समय के बारे में सकारात्मक बात की है और इसे अपने सफल फिल्म निर्माण करियर का श्रेय दिया है। 6 उनके दादा भी 1950 के दशक में नौसेना में थे। 6 आजीविका आयर की पटकथा U-571 अमेरिकी नौसेना में एक पनडुब्बी चालक के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित थी। आयर ने 2001 में द फास्ट एंड द फ्यूरियस की पटकथा पर सहयोग किया। आयर ने अपराध नाटक डार्क ब्लू की पटकथा लिखी और लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग में उनके शोध ने उनकी सबसे प्रमुख पटकथा ट्रेनिंग डे को जन्म दिया। आयर ने स्वॉट के लिए एक पटकथा लिखने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी मूल कहानी पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन क्लार्क जॉनसन ने किया था और यह 2003 में रिलीज हुई थी। 2006 में आयर ने स्वीकार किया कि U-571 ने इतिहास को विकृत किया था और कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। 7 उन्होंने BBC रेडियो 4 के द फिल्म प्रोग्राम को बताया कि उन्हें यह सुझाव देने में अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिशों के बजाय अमेरिकियों ने नौसेना एनिग्मा 0 पर कब्जा कर लिया था। यह एक विकृति थी। एक भारे का निर्णय अमेरिकी दर्शकों के लिए फिल्म को चलाने के लिए इस समानांतर इतिहास का निर्माण करना। मेरे दोनों दादा दादी द्वितीय विश्व युद्ध में अधिकारी थे और अगर कोई उनकी उपलब्धियों को विकृत करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से नाराज हो जाऊंगा। 8 आयर ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म हर्ष टाइम्स बनाई, जो साउथ सेंट्रल लॉस एंजिल्स की सड़कों पर आधारित एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे नशीली दवाओं का उपयोग और पिछले सैन्य अनुभव लोगों के सामान्य जीवन जीने के प्रयासों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट किंग्स का निर्देशन किया, जो 2008 में रिलीज हुई थी। बाद में आयर ने एंड ऑफ वॉच लिखी और निर्देशित की, जो दक्षिण मध्य लॉस एंजिल्स के 2 पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन के बारे में एक एक्शन थ्रिलर है, जिसे जेक गिलेनहाल और माइकल पेना ने निभाया है। फिल्म को 2012 की शरद ऋतु में लाभदायक बॉक्स ऑफिस रिटर्न और आलोचकों से अनुकूल स्वागत के साथ रिलीज किया गया था। रोजर एबर्ट ने इसे 2012 की चौथी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया। इसे हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुलिस फिल्मों में से एक के रूप में सम्मानित किया। 9 उनकी अगली फिल्म एक्शन थ्रिलर सबोटेज थी, जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अभिनय किया था। यह फिल्म 28 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक्शन फिल्म फ्यूरी लिखी और निर्देशित की। आयर ने कॉमिक बुक सुसाइड स्क्वाड के फिल्म रूपांतरण को लिखा और निर्देशित किया, जिसे 5 अगस्त 2016 को रिलीज किया गया था। फिल्म को आयर के निर्देशन के साथ नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि यह उनकी अब तक की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। 11 आयर ने ब्राइट का भी निर्देशन किया, एक समकालीन पुलिस थ्रिलर लेकिन काल्पनिक तत्वों के साथ, जिसमें विल स्मिथ और जोएल एडगर्टन ने अभिनय किया था और मैक्स लैंडिस द्वारा लिखी गई एक पटकथा थी जिसे आयर ने फिर से लिखा था। 12-13 नेटफ्लिक्स ने $90 मिलियन के सौदे में फिल्म को खरीदा। 14 यह फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 3 जनवरी 2018 को नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि वे ब्राइट के सीक्वल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्मिथ और एडगर्टन अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और आयर इवान स्पिलियोटोपोलोस के साथ पटकथा का निर्देशन और लेखन करेंगे, जिसका फिल्मांकन मार्च 2019 में शुरू हुआ था। 15
यह अंततः विल स्मिथ के शेड्यूल के कारण नहीं हुआ और 5 मई 2020 को उन्हें लुइस लेट्रियर के साथ बदल दिया गया क्योंकि डेविड आयर वार्नर ब्रदर्स के लिए द डर्टी डजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। 13 दिसंबर 2016 को आयर को सुसाइड स्क्वाड गोथम सिटी सायरन के स्पिन-ऑफ का निर्देशन करने के लिए लाया गया, जो कि कैथी यान द्वारा निर्देशित बर्ड्स ऑफ प्री में विकसित हुआ। 17 और इसमें मार्गोट रॉबी ने हार्ले क्विन की अपनी भूमिका को दोहराया। 18 गोथम सिटी सायरन विकास में रहा, लेकिन अप्रैल 2021 तक गोथम सिटी सायरन को रोक दिया गया है। 19 आयर ने 4 जनवरी 2018 को ऑडियंस नेटवर्क के पूर्व प्रोग्रामिंग प्रमुख क्रिस लॉन्ग के साथ सीडर पार्क एंटरटेनमेंट की स्थापना की, मुख्य रूप से फिल्मों और टेलीविजन शो का निर्माण करने के लिए स्थापित। सीडर पार्क द्वारा निर्मित पहली फिल्म 2020 की द टैक्स कलेक्टर थी, जो अभिनेता शिया लाबेओफ के साथ आयर का दूसरा सहयोग था। 21 जून 2018 को इसने एंटरटेनमेंट वन के साथ एक फर्स्ट लुक डील की और यह स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड दोनों तरह की टेलीविजन सीरीज को कवर करेगा। 22 मई 2022 में आयर ने मिरामैक्स के लिए एक्शन थ्रिलर द बीकीपर को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसे कर्ट विमर ने लिखा और जेसन स्टैथम ने अभिनय किया। बाद में मेट्रो गोल्डविन मेयर ने घरेलू वितरण अधिकार हासिल किए। 24 अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि आयर और स्टैथम चक डिक्सन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित सिल्वेस्टर स्टेलोन की पटकथा से लेवोन के ट्रेड पर काम करने के लिए फिर से मिलेंगे, जिसका उत्पादन मार्च 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। 25 अधूरी परियोजनाएं। नवंबर 2005 में आयर वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए द वाइल्ड बंच के आधुनिक समय के रीमेक को लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बन पाई। 26 फिल्म रिव्यू के अनुसार आयर ने कहानी को अपडेट करते हुए अपनी खुद की पटकथा लिखी थी। 27 बाद में अक्टूबर 2008 में आयर को आर्मर्ड के लिए काम पर रखा गया, जो 2004 की फ्रेंच थ्रिलर कैश ट्रक की अमेरिकी रीमेक थी, जिसमें एंड्रयू केविन वॉकर सहलेखक और एफ. गैरी ग्रे निर्देशन करने वाले थे। 28 फिल्म को अंततः गाई रिची द्वारा निर्देशित और सहलिखा जाएगा और इसे रेथ ऑफ मैन के रूप में रिलीज किया जाएगा। 29 फरवरी 2009 में आयर को वायर्ड लेक डीप सी काउबॉयज के फीचर फिल्म रूपांतरण को लिखने के लिए तैयार किया गया था, जो एक गहरे समुद्र में बचाव दल के बारे में था। 30 अगले महीने उन्हें न्यू रीजेंसी और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लास्ट मैन के लेखक और निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। 31 अप्रैल 2010 में आयर को 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए कमांडो के रीबूट से जोड़ा गया था। 32 मई में वह जॉन हरमन और कोएन भाइयों की पटकथा से यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए स्कारफेस के रीमेक का निर्देशन करने के लिए भी तैयार थे। 33 लेकिन उन्होंने जुलाई में इस परियोजना को छोड़ दिया। 34 नवंबर 2017 में आयर को स्टारज के लिए लैटिना क्राइम ड्रामा सीरीज फैमिली क्राइम्स का निर्देशन, लेखन और कार्यकारी निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें कार्यकारी निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर, जोनाथन लिटमैन और क्रिस्टियन रीड शामिल थे। 35 स्टारज ने अगले अप्रैल में श्रृंखला को पास कर दिया। 36 आयर को फरवरी 2018 में क्रिस लॉन्ग के साथ स्टीफन किंग की कविता द बोन चर्च के एक टेलीविजन सीरीज रूपांतरण का कार्यकारी निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। 37 उस अक्टूबर में वह ब्रूस एंडरसन के द्वितीय विश्व युद्ध के उपन्यास सन्स एंड सोल्जर्स के टेलीविजन रूपांतरण के पायलट एपिसोड का निर्देशन और निर्माण करने के लिए भी तैयार थे। 38 अगस्त 2019 में आयर को जेम्स कॉइन की पटकथा से लायंसगेट फिल्म्स के लिए एल अलामीन की दूसरी लड़ाई के बारे में एक युद्ध फिल्म निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था। फिल्मांकन 2020 की शुरुआत में शुरू होने की योजना थी। 39 दिसंबर 2019 में आयर को जेनर फिल्म्स और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के बीच सहनिर्माण के रूप में द डर्टी डजन के समकालीन सेट रीबूट के लिए निर्देशक और लेखक के रूप में घोषित किया गया था।
फिल्म का निर्माण 2020 में शुरू होने वाला था। 40 मई 2020 में नेटफ्लिक्स के लिए आयर के लेखन और निर्देशन के साथ हरलान कोबेन के उपन्यास 6 इयर्स के एक फीचर फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी, जिसमें आयर अपने सीडर पॉइंट एंटरटेनमेंट पार्टनर क्रिस लॉन्ग के साथ फिल्म का निर्माण भी करने वाले थे। 41 फरवरी 2022 में आयर को फॉक्स के लिए अपनी फिल्म एंड ऑफ वॉच के टेलीविजन रूपांतरण के लिए एक पायलट का कार्यकारी निर्माण और सहलेखन करने के लिए तैयार किया गया था। 42 फिल्मोग्राफी 2005 में पेना ने लॉस एंजिल्स रॉक बैंड निको वेगा का गठन किया, जिसका नाम उनकी मां निकोलासा के नाम पर रखा गया। उन्होंने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2007 में बैंड छोड़ दिया, लेकिन बीस्ट ट्रैक का सहलेखन किया, जो बिलबोर्ड हॉट रॉक सॉन्ग्स चार्ट पर नंबर 26 पर पहुंच गया। पेना ने मिडलेक के ट्रैक बेथेल वुड्स के लिए बनाए गए वीडियो में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 12 जनवरी 2022 को हुआ। वह दिसंबर 2023 में निको वेगा के साथ लौटे। व्यक्तिगत जीवन पेना 2000 से साइंटोलॉजी के सदस्य है। 16 2006 में उन्होंने ब्री शेफर से शादी की। उनका एक बेटा है, जिसका नाम रोमन है, जो 2008 में पैदा हुआ। 17 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 मेरे साथी अमेरिकियो अर्नेस्टो 1997 स्टार मैप बॉय 1998 बूगी बॉय नशीली दवा के विक्रेता ला कुकाराचा व्यवस्थित 1999 बेली फ्रूट ऑस्कर 2060 सेकंड में चला गया इग्नेसियो माइकल ए पेना के रूप में श्रेय दिया गया। 2001 भैंस सैनिक गार्सिया 2003 संयुक्त राज्य अमेरिका लेलैंड गिलर्मो प्रेम वस्तु रामिरेज 2004 कैल्शियम किड जोस मेंडेज टकरा जाना डैनियल मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए अल्मा पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए गोथम स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार $1 मिलियन बेबी उमर 2005 लिटिल एथेंस कार्लोस सुएनो सर्वकुंची 2006 50 गोलिया एडुआर्डो कोलाहल जॉन सीमा गश्ती विश्व व्यापार केंद्र विलजिमेनो नामांकित उत्कृष्ट अभिनेता के लिए अल्मा पुरस्कार मोशन पिक्चर 2007 शूटर निक मेम्फिस शेरों के बदले मेमनो अर्नेस्ट 2008 भाग्यशाली लोग टीके पूल 2009 निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें डेनिस हे मेरे बेटे तूने क्या किया है जासूस वर्गास 2010 सब जाना चाहिए फ्रैंक गार्सिया 2011 लड़ाई लॉस एंजिल्स जो रिंकोन नामांकित पसंदीदा मूवी अभिनेता के लिए अल्मा पुरस्कार लिंकन वकील जीसस मार्टिनेज अच्छा डॉक्टर सर्वकुंची 30 मिनट या उससे कम चेंगो टावर की चोरी एनरिक डेवेरॉक्स 2012 घड़ी का अंत अधिकारी ज्वाला नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकित सर्वश्रेष्ठ लैटिनो अभिनेता के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड 2013 गैंगस्टर दस्ता नविदाद रामिरेज माइकल पेना बटा पीईएनजे बटा स्पेनिश पीईए जन्म 13 जनवरी 1976 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने क्रैश 2004 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2006 शूटर 2007 ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट 2009 टॉवर हीस्ट 2011 बैटल लॉस एंजिल्स 2011 एंड ऑफ वॉच 2012 और गैंगस्टर स्क्वाड 2013 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने अमेरिकन हसल 2013 द मार्टियन 2015 एंटमैन 2015 और इसके सीक्वल एंटमैन एंड द वास्प 2018 और एक्सटिंक्शन 2018 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। पेना ने सीजर चावेज 2014 में शीर्षक भूमिका निभाई थी। नेटफ्लिक्स सीरीज नार्कोस मैक्सिको 2018
के सीजन 1 में डीईए एजेंट किकी कैमरेना की भूमिका निभाई थी और प्राइम वीडियो सीरीज जैक रयान 2023 के सीजन 4 में सीआईए एजेंट डोमिंगो शावेज की भूमिका निभाई थी। उन्हें एंड ऑफ वॉच में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष की श्रेणी में इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। पेना का जन्म 13 जनवरी 1976 को शिकागो, इलिनोइस में सामाजिक कार्यकर्ता निकोलसा और फैक्ट्री कर्मचारी एल्यूटेरियो पेना के बेटे के रूप में हुआ था। 2-3 पेना के माता-पिता मूल रूप से किसान थे और मैक्सिको से आकर बसे थे। उनके पिता विला पुरीफिसियोन, जलिस्को से थे और उनकी मां चारकास, सैन लुइस पोटोसी से थी। 4-5-6 वे नॉर्थ लॉन्डेल क्षेत्र में पलेब्रे और मैरिस्ट हाई स्कूल में पढ़े और हबर्ड हाई स्कूल से स्नातक हुए, जहां उन्होंने कुश्ती और ट्रैक में भाग लिया और राज्य क्वालिफायर थे। 7 आजीविका। पतली परत। हालांकि पेना 1996 से स्वतंत्र निर्माणों में नियमित रूप से शामिल रहे हैं, लेकिन उनके सफल प्रदर्शन 2 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर विजेता पॉल हैगिस द्वारा लिखित फिल्मों $1 मिलियन बेबी 2004 और क्रैश 2004 में आए। पूर्व का निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड ने किया था और बाद का निर्देशन हैगिस ने किया था। हालांकि दोनों फिल्मों को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया है, पेना ने क्रैश में अपने विशेष रूप से भावनात्मक प्रदर्शन के लिए ध्यान आकर्षित किया। अगले वर्ष वह गोल्डन ग्लोब विजेता श्रृंखला द शील्ड में दिखाई दिए। उन्होंने 11 सितंबर 2001 के हमलों पर आधारित ओलिवर स्टोन की फिल्म वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अभिनय किया। उन्होंने एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की फिल्म बेबेल में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 2012 में सीजर ई चावेज स्मारक के समारोह के संचालक के रूप में पेना। 2006 में पेना ने एचबीओ फिल्म वॉकआउट में सेल कास्त्रो की भूमिका निभाई, जो एक मैक्सिकन अमेरिकी हाई स्कूल शिक्षक है जो पूर्वी एले हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह को चिकानो अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने मार्क वाहलबर्ग के साथ शूटर 2007 में नौसिखिया एफबीआई एजेंट निक मेम्फिस की भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने जोडी हिल की ऑब्जर्वर एंड रिपोर्ट में सेथ रोजन के साथ एक मॉल सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने लॉस एंजल्स के पुलिस अधिकारी के रूप में जेक गिलेनहाल के साथ एंड ऑफ वॉच में सहाभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने सेसर शावेज का फिल्मांकन शुरू किया, जो अमेरिकी श्रमिक नेता सेसर शावेज के जीवन के बारे में एक बायोपिक है, जिन्होंने यूनाइटेड फार्म वर्कर्स की स्थापना की थी। पेना ने शावेज की भूमिका निभाई। 9 वह ब्रैड पिट, शिया लाबियॉफ, लोगान लर्मन और जॉन बर्नथल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक्शन फिल्म फ्यूरी 2014 में दिखाई दिए। 10 और एंटमैन 2015 में लुइस का किरदार निभाया। 11 2015 में पेना पुरस्कार विजेता रिडले स्कॉट विज्ञान फिल्म द मार्टियन में मंगल ग्रह पर एरेस 3 अंतरिक्षयान पर अपनी भूमिका के लिए कलाकारों की टुकड़ी के एक प्रमुख खिलाड़ी थे। पेना ने क्रिस हेम्सवर्थ के साथ 12 स्ट्रॉन्ग में अभिनय किया। उन्होंने ए रिंकल इन टाइम के 2018 के रीमेक में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी द आईटी को उनके मानव रूप, जिसे रेड के रूप में जाना जाता है, में निभाया। 12 2020 में पेना ने समीक्षकों द्वारा आहत प्रीक्वल फैंटेसी आइलैंड में रहस्यमय और गूढ़ मिस्टर रोरके के रूप में एक मोड़ लिया। 13 टेलीविजन। दिसंबर 2017 में यह बताया गया कि पेना अपने आगामी चौथे सीजन के लिए नार्कोस के कलाकारों में शामिल हो गए थे। 14 बाद में पता चला कि चौथा सीजन एक नई सीरीज होगी, नार्कोस मैक्सिको, जिसमें पेना डीईए एजेंट किकी कैमरेना की भूमिका निभाएंगे। 15 आवाज अभिनय। पेना ने एफएक्स एनिमेटेड कॉमेडी चोजेन में रिकी के किरदार को आवाज दी। टर्बो में उन्होंने टिटो को आवाज दी। उन्होंने लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज अमेरिकन डैड के किरदार मार्गुराइट एपिसोड हॉट वाटर के लिए भी आवाज दी। 2009 में फ्लेमिंग आईटीवी साइंस फिक्शन कल्ट ड्रामा सीरीज प्राइमवल की तीसरी सीरीज के दौरान
एक अलग तरह के भूतपूर्व पुलिसकर्मी डैनी क्विन के रूप में शामिल हुए। 10 डगलस हेशल से पदभार ग्रहण करते हुए उन्हें सीरीज के नए स्टार के रूप में शीर्ष स्थान मिला। मार्च 2010 में फ्लेमिंग ने युद्ध हॉरर फिल्म द चार्थ रीच में कॉर्पोरल कैलो के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 15 अगस्त 2010 को यह सार्वजनिक हो गया कि उन्हें मैथ्यू वॉन द्वारा निर्देशित एक्समेन प्रीक्वल एक्समेन फर्स्ट क्लास में अजाजेल की भूमिका में लिया गया था। 2011 में फ्लेमिंग ने प्राइमवल की चौथी श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में डैनी क्विन के अपने चरित्र को दोहराया। ऐसा कहा जाता है कि वह शो की 5वीं श्रृंखला के समापन से पहले एक आखिरी बार डैनी क्विन के रूप में लौटेंगे। 2012 में उन्होंने आई गिव इट ए ईयर फरवरी 2013 में रिलीज में अभिनय किया, वर्किंग टाइटल द्वारा एक ब्रिटिश रोमकॉम में दुल्हन के बहनोई के रूप में। 2 साल बाद जेसन ने फीचर फिल्म द जर्नी पर काम पूरा किया, जिस पर वह निर्माता के रूप में भी काम करते हैं, जिसमें वह ओजी की भूमिका निभाते हैं। यह फिल्म खास तौर पर उनके लिए लिखी गई थी और इसे पूरा होने में 2 साल लगे। इसे ग्रीस और लंदन में फिल्माया गया था और इसका निर्देशन लांस नील्सन ने किया है। 15 जनवरी 2015 में फ्लेमिंग ने वैम्पायर फिल्म ईट लोकल्स का निर्देशन करने के लिए यूके स्थित इवोल्यूशन पिक्चर्स के साथ अनुबंध किया। 16 फ्लेमिंग 2018 की लघु फिल्म टू ट्रेंड ऑन ट्विटर में खुद के रूप में दिखाई देते हैं, जो कैंसर चैरिटी CLIC सार्जेंट के साथ युवा लोगों की सहायता के लिए कॉमेडियन रीस शेयरस्मिथ, स्टीव पेम्बरटन, हेलेन लेडरर और डेविड बैडियल के साथ है। 17 2021 में ऑडिबल ने विलियम गिब्सन के प्रशंसित विज्ञानफाई उपन्यास न्यूरोमेसर की फ्लेमिंग की रिकॉर्डिंग जारी की। व्यक्तिगत जीवन 9 साल तक फ्लेमिंग और अभिनेत्री लीना हेडी एक जोड़े थे। यह रिश्ता 2001 में खत्म हो गया। 18 फ्लेमिंग ने 2008 की गर्मियों में इटली के टस्कनी में एली फेयरमैन से शादी की। 19 इस जोड़े के जुड़वा लड़के हैं, नोआ और कैसियस, जो 2012 में पैदा हुए थे। 2020 में फ्लेमिंग ने कहा कि वे सभी कोविड-19 से पीड़ित थे। 20 फ्लेमिंग को लंबी दूरी की दौड़ पसंद है और उन्होंने कई मैराथन पूरी की है। 21 फ्लेमिंग चेल्सी FC के समर्थक है। 22 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1994 जंगल बुक लेफ्टिनेंट जॉन विल्किंस 1995 रोब रॉय ग्रेगर 1996 सौंदर्य चुराना ग्रेगरी खोखला रीड फ्रैंक डोनाली भारत की गर्मियां टोनियो इसे अलाइव एंड किकिंग के नाम से भी जाना जाता है 1997 जेम्स गैंग फ्रैंक जेम्स सामान का जीवन विली डोबी स्पाइस वर्ल्ड चपटी कील इसे स्पाइस वर्ल्ड द मूवी के नाम से भी जाना जाता है 1998 अवरोध भंडार और दो मुंह वाले बैरल टॉम लाल वायलिन फ्रेडरिक पोप गहरा उदय मुलिगन 1999 ट्यूब टेल्स ल्यूक खंड मिस्टर कूल 2000 छीन डेरेन 2000 खरोंच लगने हेनरी क्रीडलो 2001 एनाजाप्टा निकोलस शरीर फादर वाल्टर विंस्टेड नरक से जॉन नेटली मतलब की मशीन बॉब लाइकली बंकर कॉर्पोरल ब्रूनो बाउमन रॉक स्टार बॉबी बियर 2002 नीचे स्टम्बो 2003 असाधारण सज्जनों की लीग डॉ हेनरी जेकेल बटा श्री एडवर्ड हाइड 2004 लाइटहाउस हिल चार्ली डेविडसन अल्ट्रा अंग्रेजी मोटरसाइकिल एटॉमिक सर्कस ले रिटॉर डी जेम्स बटेले जेम्स बैटेल ड्रम जिम बेली परतों वाला केक पागल लैरी चकी का बीज सांता क्लॉज 2005 सर्दियों में एक महिला डेविड ट्रांसपोर्टर 2 दिमित्री 2006 पु 239 व्लाद 9 के साथ रोलिन कैप्टन फ्लेमिंग झूठ बोल रहा है जैक मुनरो अप्रवाही जेसन वेस 2007 स्टारडस्ट सबसे बड़ा बॉबी जेड की मृत्यु और जीवन ब्रायन सर्वियर पहेली डॉन रॉबर्ट्स 2008 दर्पण लैरी बर्न कुटिल कंदरा
बेंजामिन बटन का विचित्र मामला थॉमस बटन नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार नामांकित मोशन पिक्चर में कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2009 सोलोमन केन मालाची जीवन का शहर गाय बर्गर 2010 टाइटन्स के टकराव एक्रिसियस बटा कैलिबोर किक एस लॉबी गून सोशल नेटवर्क दर्शक अमान्य रोमानिया में निर्मित वह स्वयं मृत प्रमाण चेल्सी स्टीव बख्तरबंद बेकेट 2011 एक्स मैन फर्स्ट क्लास अजाजेल जैक फॉल्स डेमियन एना सेबास्टियन खोया क्रिसमस स्पष्टवादी 2012 हैमिल्टन राष्ट्र के हित में रोब हार्ट बड़ी उम्मीदें जो गारगरी 2013 मैं उससे 1 साल देती हूँ ह्यूग पंच के लिए आपका स्वागत है हार्वे क्राउन लेथ पर धूप हैरी हार्पर एवरेस्ट के शब्द एडमंड हिलेरी 2014 वे जोनाथन ग्रीन शीर्ष कुत्ता सज्जन जेम्मा बोवेरी चार्ल्स बोवेरी यात्रा ओजी जेसन इयान फ्लेमिंग एक जन्म 25 सितंबर 1966 एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें ब्रिटिश फिल्म निर्माता गाय रिची और मैथ्यू वॉन के साथ उनके काम के लिए जाना जाता है, जो रिची की फिल्मों लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स 1998 और स्नैच 2000 में दिखाई दिए। दोनों फिल्में वॉन द्वारा निर्मित भी थीं और वॉन की फिल्मों लेयर केक 2004, किक-एस 2010 और एक्समेन फर्स्ट क्लास 2011 में दिखाई दिए। वह रॉब रॉय 1995, एलन मूर कॉमिक बुक रूपांतरण फ्रॉम हेल 2001 और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन 2003, ट्रांसपोर्टर 2 2005 और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 जैसी हॉलीवुड प्रस्तुतियों में भी नजर आ चुके हैं। वह यूके में थिएटर और टेलीविजन दोनों में प्रमुख भूमिकाओं में भी नजर आ चुके हैं। फ्लेमिंग धाराप्रवाह फ्रेंच बोलते हैं और उन्होंने उस भाषा में 3 फिल्में बनाई है। 2 उन्होंने 1996 की अलाइव एंड किकिंग में अपनी भूमिका के लिए जिनेवा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 3 प्रारंभिक जीवन फ्लेमिंग का जन्म 25 सितंबर 1966 को लंदन के पुटनी में हुआ था। वे स्कॉटिश टेलीविजन और फिल्म निर्देशक गॉर्डन फ्लेमिंग के बेटे थे। 2 उन्होंने अपने स्कूल ससेक्स में क्राइस्ट हॉस्पिटल में नाट्य प्रस्तुतियों में भाग लेने के बाद अभिनेता बनने का फैसला किया। मैं हमेशा से एक अभिनेता बनना चाहता था, उन्होंने बाद में बीबीसी को बताया। जब से मुझे एक लड़की पसंद आई जिसने द विजार्ड ऑफ ओज के स्कूल प्रोडक्शन में डोरोथी का किरदार निभाया था, मैंने बिजूका की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर समय बिता सकूं, लेकिन वह टिन मैन के साथ भाग गई। 4 1980 के दशक में वे नेशनल यूथ थिएटर और राजनीतिक संगठन यंग सोशलिस्ट से जुड़े थे। 2 वे लेबर पार्टी के भीतर सक्रिय एक एंट्रीइस्ट समूह मिलिटेंट से भी जुड़े और 1987 में मिलिटेंट अखबार बेचने के कारण उन्हें लेबर से निकाल दिया गया। 2 फ्लेमिंग ने बाद में दावा किया कि इस समय उनकी नाटकीय और राजनीतिक दोनों गतिविधियां बस लड़कियों से मिलने का एक तरीका थीं। 2 1990 में उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा में अभिनय का अध्ययन किया। 5 जहां वे हरमाइन नॉरिस के सहपाठी थे। 4 1990 के दशक की शुरुआत में लैम्डा से स्नातक होने के बाद वे रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल हो गए। 2 आजीविका स्क्रीन पर उनकी पहली प्रमुख भूमिकाओं में से एक 1992 में अमेरिकी टेलीविजन सीरीज द यंग इंडियाना जोन्स क्रॉनिकल्स में अतिथि भूमिका थी। 6 इसके बाद वह 1993 से 1996 तक आईटीवी ड्रामा सीरीज डॉक्टर फिनले में नियमित रूप से शामिल रहे। 2 उनकी पहली फिल्म उपस्थिति द जंगल बुक के 1994 संस्करण में थी। 2 उनकी पहली प्रमुख सिनेमा भूमिका एंजेला पोप की 1996 की ड्रामा हॉलो रीड में थी, जहां उन्होंने एक बाल अपचारी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गाय रिची की लोकप्रिय 1998 की लंदन गैंगस्टर फिल्म लॉक,
स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स में मुख्य भूमिका निभाई थी। फ्लेमिंग ने बाद में दावा किया कि सेट पर बीच में फिल्म के समर्थकों के साथ पोकर खेलते हुए उन्होंने इतना पैसा खो दिया था कि उन्हें फिल्म के 4 दिनों के रीशूट पर बिना किसी शुल्क के काम करना पड़ा था। 7. वह द रेड वायलिन एंड डीप राइजिंग 1998, स्नैच 2000, जॉर्ज ए रोमेरो की ब्रूइजर 2006। फ्लेमिंग ने डेक्सटर फ्लेचर द्वारा लिखित लघु फिल्म फीलिंग गुड में भी अभिनय किया, जिनसे उनकी मुलाकात लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स पर काम करते समय हुई थी। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 2 बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जो एलन मूर की कॉमिक पुस्तकों का रूपांतरण थीं। 2001 में जॉनी डेप के साथ फ्रॉम हेल में जॉन नेटली की भूमिका और 2003 में शॉन कॉनरी के साथ द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन, जिसमें फ्लेमिंग ने डॉ. हेनरी जेकेल और एडवर्ड हाइड की भूमिका निभाई थी। 8. बाद वाली फिल्म निराशाजनक थी, लेकिन फ्लेमिंग ने टिप्पणी की यह एक बुरे सपने जैसा था। फिल्म की लागत बहुत अधिक थी और यह वह पैसा नहीं कमा पाई जो इसे मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे अभी भी उस तरह की फिल्में और फ्रॉम हेल करने में बहुत मजा आता है। जिस दिन आप किसी सेट पर जाते हैं और शॉन कॉनरी या जॉनी डेप या ब्रैड पिट वहां होते हैं, वह दिन अच्छा होता है। 8. अपने फिल्मी करियर के समानांतर फ्लेमिंग ने विभिन्न टेलीविजन भूमिकाएं निभाना जारी रखा है। उन्होंने 2004 में BBC न्यूज़ ऑनलाइन को बताया कि मैंने जो 40 फीचर फिल्में बनाई है, उनमें से 15 स्क्रीन पर नहीं आ पाई और उन्हें सिर्फ कलाकारों और क्रू ने ही देखा है। जब कोई फिल्म जिस पर आप वाकई भरोसा करते हैं वह अनदेखी रह जाती है, तो यह बहुत निराशाजनक होता है। टेलीविजन के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप एक चित्रकार हैं, तो आप कोई चित्र नहीं बनाते और फिर उसे बिस्तर के नीचे नहीं रख देते। आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें। 8. 2005 में उन्होंने प्रोफेसर बर्नार्ड क्वाटरमास की प्रसिद्ध विज्ञानकथा भूमिका निभाई, जब डिजिटल टेलीविजन चैनल BBC 4 ने 1953 के धारावाहिक द क्वाटरमास एक्सपेरिमेंट का लाइव रीमेक बनाया। 9. 2005 में उन्होंने ट्रांसपोर्टर 2 में रूसी पूर्व जैविक हथियार विशेषज्ञ दिमित्री की भूमिका भी निभाई, जहां उन्हें कुछ समय के लिए जेसन स्टैथम के साथ फिर से जोड़ा गया। जेसिका मिशेल चेस्टेन, जन्म 24 मार्च 1977, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। मुख्य रूप से नारीवादी विषयों वाली परियोजनाओं में अभिनय करने के लिए जानी जाने वाली, उन्हें 2 टोनी पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा 1 अकादमी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब सहित कई पुरस्कार मिले हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2012 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। चेस्टेन ने कम उम्र से ही अभिनय में रुचि विकसित की और 1998 में शेक्सपियर की जूलियट के रूप में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की। जुलियार्ड स्कूल में अभिनय का अध्ययन करने के बाद उन्हें टेलीविजन निर्माता जॉन वेल्स के साथ एक टैलेंट होल्डिंग डील पर हस्ताक्षर किया गया था। वह कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में एक आवर्ती अतिथि कलाकार थीं और कई मंच प्रस्तुतियों में भूमिकाएं निभाईं। ड्रामा जोलेन 2008 में 31 साल की उम्र में अपनी फिल्मी शुरुआत करने के बाद चेस्टेन को 2011 में 6 फिल्म रिलीज के साथ सफलता मिली, जिसमें ड्रामा टेक शेल्टर 2011 और द ट्री ऑफ लाइफ 2011 शामिल है। उन्हें पीरियड ड्रामा द हेल्प 2011 में एक महत्वाकांक्षी सोशलाइट और थ्रिलर जीरो डार्क 30 2012, साइंस फिक्शन फिल्मों इंटरस्टेलर 2014 और द मार्टियन 2015 और हॉरर फिल्म इट चैप्टर 2 2019 के साथ बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली। चेस्टेन को ड्रामा ए मोस्ट वायलेंट ईयर 2014, मिस स्लोएन 2016 और मॉलीज गेम 2017 और टेलीविजन मिनी सीरीज सीन्स फ्रॉम ए मैरिज 2021 में मजबूत इरादों वाली महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए और भी प्रशंसा मिली। उन्होंने बायोपिक द आइज ऑफ टैमी फे 2021 में टैमी फे बेकर का किरदार निभाया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता, और मिनी सीरीज जॉर्ज एंड टैमी 2022 में टैमी विनेट का किरदार निभाया।
ब्रॉडवे पर चेस्टेन ने द हेरेस 2012 और ए डॉल्स हाउस 2023 के पुनरुद्धार में अभिनय किया है। बाद में उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वह प्रोडक्शन कंपनी फ्रेकल फिल्म्स की संस्थापक है, जिसे फिल्म में विविधता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, और वह सॉकर क्लब एंजेल सिटी एफसी में एक निवेशक है। चेस्टेन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ साथ लिंग और नस्लीय समानता के बारे में भी मुखर है। वह फैशन एग्जीक्यूटिव जियान लुका पासी डी प्रीपोसुलो से विवाहित है और उनके 2 बच्चे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेसिका मिशेल चेस्टेन का जन्म 24 मार्च 1977 को सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में हुआ था। 1, 2, 3 जेरी रेनी हेस्टे, नी चेस्टेन और रॉक संगीतकार माइकल मोनास्टरियो के घर। 4, 5 जब वह पैदा हुई तब उसके माता-पिता दोनों किशोर थे। चेस्टेन सार्वजनिक रूप से अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने से हिचकिचाती है। वह मोनास्टरियो से अलग हो गई थी, जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने कहा है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर किसी पिता का नाम सूचीबद्ध नहीं है। 4, 5 चेस्टेन की 2 बहनें और 2 भाई हैं। उनकी छोटी बहन जूलियट ने कई सालों तक नशीली दवाओं की लत के बाद 2003 में आत्महत्या कर ली थी। 6 चेस्टेन का पालन-पोषण सैक्रामेंटो में उनकी मां और सौतेले पिता माइकल हेस्टे, एक फायर फाइटर द्वारा किया गया था। 2, 7, 8 चेस्टेन ने कहा है कि उनके सौतेले पिता ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया। 5 वह अपनी नानी मर्लिन के साथ एक करीबी रिश्ता साझा करती है और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में श्रेय देती है जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। 7, 9 न्यूयॉर्क शहर के जुलियार्ड स्कूल में एलिस टुली हॉल भवन की एक तस्वीर सड़क के उस पार से ली गई। न्यूयॉर्क शहर में जुलियार्ड स्कूल, जहां चेस्टेन ने अभिनय का अध्ययन किया। चेस्टेन ने 7 साल की उम्र में अभिनय में रुचि विकसित की, जब उनकी दादी उन्हें जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीमकोट के निर्माण में ले गईं। 2 वह नियमित रूप से अन्य बच्चों के साथ शौकिया शो करती थीं और खुद को उनका कलात्मक निर्देशक मानती थीं। 7 सैक्रामेंटो में एल कैमिनो फंडामेंटल हाई स्कूल में एक छात्र के रूप में चेस्टेन ने अकादमिक रूप से संघर्ष किया। 4 10 वह एक अकेली थी और खुद को स्कूल में मिसफिट मानती थी, अंतः प्रदर्शन कला में एक रास्ता खोज लिया। 11 उसने बताया है कि कैसे वह शेक्सपियर को पढ़ने के लिए स्कूल से छुट्टी लेती थी। 12 जिनके नाटकों से वह अपने सहपाठियों के साथ ओरेगन शेक्सपियर महोत्सव में भाग लेने के बाद मंत्रमुग्ध हो गई थी। 13 स्कूल में अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान बहुत अधिक अनुपस्थिति के साथ चेस्टेन स्नातक। 10 बाद में उन्होंने 1996 से 1997 तक सैक्रामेंटो सिटी कॉलेज में पढ़ाई की, जिसके दौरान वह संस्थान की वाद-विवाद टीम की सदस्य थीं। 14 अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने याद किया, मैं एक अकेली माँ के साथ बड़ा हुआ जो हमारे खाने-पीने का सामान जुटाने के लिए बहुत मेहनत करती थी। हमारे पास पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी भी थीं जब हमें बिना खाए ही सोना पड़ता था। यह एक बहुत ही मुश्किल परवरिश थी। मेरे लिए बड़े होते हुए चीजें आसान नहीं थीं। 15 1998 में चेस्टेन ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से अपनी शिक्षा पूरी की और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया की एक कंपनी थिएटर वर्क्स द्वारा मंचित रोमियो एंड जूलियट के प्रोडक्शन में जूलियट के रूप में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की। 16 17 18 प्रोडक्शन ने उन्हें न्यूयॉर्क शहर के जुलियार्ड स्कूल में ऑडिशन देने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्हें जल्द ही स्वीकार कर लिया गया और अभिनेता रॉबिन विलियम्स द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 7 10 स्कूल में अपने पहले वर्ष में चेस्टेन चिंता से ग्रस्त थी और कार्यक्रम से बाहर होने के बारे में चिंतित थी। अपना अधिकांश समय पढ़ने और फिल्में देखने में बिताती थी। 7 18 बाद में उन्होंने टिप्पणी की कि अपने दूसरे वर्ष के दौरान द सीगल के सफल प्रोडक्शन में उनकी भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने में मदद की।
18 उन्होंने 2003 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्कूल से स्नातक किया। 18 आजीविका 2011 से 2013 सफलता और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। जेसिका चेस्टेन कैमरे के सामने मुस्कुराती हुई। 2011 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोरियोलेनस के प्रीमियर में भाग लेते हुए चेस्टेन। फिल्म में सफलता के लिए संघर्ष करने के बाद चेस्टेन की 2011 में 6 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से कई के लिए उन्हें व्यापक मान्यता मिली। 1938 पहली भूमिका जेफ निकोल्स की टेक शेल्टर में माइकल शैनन के चरित्र की पत्नी की थी, जो एक परेशान पिता के बारे में एक नाटक है जो अपने परिवार को एक आसन्न तूफान से बचाने की कोशिश करता है। फिल्म को 2011 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था और द डेली टेलीग्राफ के आलोचक टिम रॉबी ने नोट किया कि चेस्टेन की सहायक भूमिका ने कथा को कितना मदद की। 39 कोरियोलेनस में अभिनेता निर्देशक राल्फ फिएनेस की शेक्सपियर की त्रासदी का एक रूपांतरण, उन्होंने वर्जिलिया की भूमिका निभाई। 40 उनकी अगली भूमिका ब्रैड पिट के साथ थी, टेरेंस मालिक के प्रयोगात्मक नाटक द ट्री ऑफ लाइफ में 3 बच्चों की प्यार करने वाली मां के रूप में, जिसे उन्होंने 2008 में फिल्माया था। 41 चेस्टेन ने मालिक से पारंपरिक पटकथा प्राप्त किए बिना फिल्म पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने पिट के साथ कई दृश्यों और संवादों में सुधार किया। 43 उसने अपने हिस्से को अनुग्रह और आत्मा की दुनिया का अवतार माना। तैयारी में उसने ध्यान का अभ्यास किया, मैडोना के चित्रों का अध्ययन किया और थॉमस एक्विनास की कविताओं को पढ़ा। 43 फिल्म का प्रीमियर 2011 के कान फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों से ध्रुवीकृत स्वागत के लिए हुआ, हालांकि इसे आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली और पाल्मे डियोर जीता। 44 आलोचक जस्टिन चांग ने फिल्म को सृष्टि की महिमा का भजन, एक खोजपूर्ण, अक्सर रहस्यमय कविता कहा और चेस्टेन को हृदय विदारक भेद्यता के साथ अपनी भूमिका निभाने का श्रेय दिया। 45 चेस्टेन को इस साल की सबसे बड़ी सफलता ड्रामा द हेल्प से मिली, जिसमें वियोला डेविस, ऑक्टेविया स्पेंसर और एम्मा स्टोन ने सहअभिनय किया, जो कैथरीन स्टॉकेट के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने 1960 के दशक में जैक्सन, मिसिसिपी की एक महत्वाकांक्षी सोशलाइट सेलिया फूटे का किरदार निभाया था, जो अपनी अश्वेत नौकरानी, स्पेंसर द्वारा अभिनीत, के साथ दोस्ती विकसित करती है। फूटे के नस्लवाद विरोधी रुख से चेस्टेन आकर्षित हुई और उनकी ऊर्जा और उत्साह से जुड़ गईं। तैयारी के तौर पर उन्होंने मर्लिन मुनरो की फिल्में देखीं और ट्यूनिका, मिसिसिपी के इतिहास पर शोध किया, जहां उनके किरदार की परवरिश हुई थी। 46 द हेल्प ने बॉक्स ऑफिस पर $216 मिलियन की कमाई की और उस समय तक उनकी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई। 47 48 49 द हेल्प के कलाकारों ने उत्कृष्ट कलाकारों के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता और चेस्टेन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और एसएजी अवार्ड के लिए नामांकन मिला, जिसमें से सभी में वह स्पेंसर से हार गईं। 60 2004 से 2010 प्रारंभिक कार्य। जुइलियार्ड से स्नातक होने के कुछ समय पहले चेस्टेन ने लॉस एंजिल्स में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्हें टेलीविजन निर्माता जॉन वेल्स द्वारा एक प्रतिभा होल्डिंग डील पर हस्ताक्षर किया गया था। 19 वह लॉस एंजिल्स में स्थानांतरित हो गई और नौकरियों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 19 उसे शुरू में यह प्रक्रिया कठिन लगी, जिसके बारे में उसका मानना था कि अन्य लोगों को उसे एक अपरंपरागत रूप वाली रेडहेड के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल लग रहा था। 20 अपने टेलीविजन डेब्यू में WB नेटवर्क के 2004 के पायलट रीमेक, 1960 के दशक के गॉथिक सोप ओपेरा डार्क शैडोज में उसे कैरोलिन स्टोडर्ट के रूप में लिया गया था। 21 पायलट का निर्देशन P.J. होगन ने किया था, लेकिन श्रृंखला को प्रसारण के लिए कभी नहीं चुना गया। 21 19 20 वह 2004 से 2007 तक कुछ अन्य टेलीविजन सीरीज में ऐसी भूमिकाओं में दिखाई दी, जिनमें वेरोनिका मार्स 2004, क्लोज टू होम 2006, ब्लैकबर्ड 2006 और लॉ एंड ऑर्डर
ट्रायल बाय जूरी 2005-06 शामिल है। 22 जेसिका चेस्टेन का एक शॉट जब वह कैमरे से दूर देखती है। 2010 मिल वैली फिल्म फेस्टिवल में चेस्टेन। 2004 में चेस्टेन ने मैसाचुसेट्स में एंटोन चेखव के नाटक द चेरी ऑर्चर्ड के विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल प्रोडक्शन में एक गुनी युवती अन्या की भूमिका निभाई, जिसमें मिशेल विलियम्स ने अभिनय किया था। 23 उसी वर्ष उन्होंने रिचर्ड नेल्सन की रॉडनीज वाइफ के प्रोडक्शन में प्लेराइट्स होराइजन्स के साथ एक परेशान मध्यम आयु वर्ग के फिल्म अभिनेता की बेटी की भूमिका में काम किया। उनके प्रदर्शन को द न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक बेन ब्रेंटली ने अच्छी तरह से नहीं लिया, जिन्होंने सोचा कि वह शाम ढलने के साथ किसी तरह रंग खोती रहती है। 24 नाटक पर काम करने के दौरान उन्हें नेल्सन ने अल पचिनो के लिए अनुशंसित किया, जो ऑस्कर वाइल्ड की त्रासदी सैलोम के अपने प्रोडक्शन में अभिनय करने के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे। 25 इस नाटक का मंचन 2006 में लॉस एंजिल्स के वर्सवर्थ थिएटर में किया गया था और बाद में चेस्टेन ने टिप्पणी की कि इसने उन्हें कई कास्टिंग निर्देशकों के ध्यान में लाने में मदद की। 25-26 वैरायटी के लिए लिखते हुए आलोचक स्टीवन ऑक्समैन ने नाटक में उनके चित्रण की आलोचना की। चेस्टेन सैलोम के साथ इतनी असहज है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वह एक सक्षम मोहक महिला है या एक रोती बिलखती अमीर लड़की। वह किसी भी विकल्प को स्पष्ट रूप से नहीं बताती है। 26 चेस्टेन ने 2008 में डैन आयरलैंड के नाटक जोलेन में शीर्षक चरित्र के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जो एल डॉक्टरों की एक छोटी कहानी पर आधारित थी, जो डॉली पार्टन के गीत जोलेन से प्रेरित थी। 27 यह एक दशक के दौरान यौन शोषण की शिकार किशोरी के जीवन का अनुसरण करती है। चेस्टेन के प्रदर्शन की न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के एक समीक्षक ने प्रशंसा की, जिन्होंने उन्हें उत्पादन का एकमात्र उल्लेखनीय पहलू माना। 28-29 उन्होंने सिएटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 30 2009 में उन्होंने स्टोलन 2009 में एक छोटी भूमिका निभाई, जो एक सीमित नाटकीय रिलीज के साथ एक रहस्य थ्रिलर फिल्म थी। 31-32 2009 में भी उन्होंने शेक्सपियर की त्रासदी ओथेलो के पब्लिक थिएटर प्रोडक्शन में डेस्डेमोना की भूमिका निभाई, जिसमें जॉन ऑर्टिज ने शीर्षक चरित्र और फिलिप सीमोर हॉफमैन ने इयागो की भूमिका निभाई। 33 द न्यू यॉर्कर के लिए लिखते हुए हिल्टन अल्स ने अपनी भूमिका में एक सुंदर मातृ गहराई खोजने के लिए चेस्टेन की सराहना की। 34 2010 में चेस्टेन ने जॉन मैडेन की नाटकीय थ्रिलर द डेट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा मोसाद एजेंट की भूमिका निभाई, जिसे 1960 के दशक में पूर्वी बर्लिन में एक पूर्व नाजी डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेजा गया था, जो एकाग्रता शिविरों में चिकित्सा प्रयोग करता था। 35 उन्होंने हेलेन मिरेन के साथ अपनी भूमिका साझा की। दोनों अभिनेत्रियों ने उसके जीवन के विभिन्न चरणों में चरित्र को चित्रित किया। 35 उन्होंने फिल्मांकन से पहले चरित्र की आवाज और तौर तरीकों को सही करने और उन्हें सुसंगत बनाने के लिए एक साथ काम किया। चेस्टेन ने जर्मन और क्राव मागा की कक्षाएं ली और नाजी डॉक्टर जोसेफ में जेल और मोसाद इतिहास के बारे में पुस्तकों का अध्ययन किया। 35 एम्पायर के विलियम थॉमस ने फिल्म को स्मार्ट, तनावपूर्ण, अच्छी तरह से अभिनय। 36 वह अगाथा क्रिस्टी के 1934 के उपन्यास मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस पर आधारित ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला अगाथा क्रिस्टी के पोयरोट के एक एपिसोड में मैरी डेबेनहम के रूप में भी दिखाई दी। 37 2014 से 2020 करियर में उतार-चढ़ाव और विस्तार। कैमरे से दूर मुस्कुराती जेसिका चेस्टेन का एक शॉट। चेस्टेन 2014 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिस जूली के प्रीमियर में भाग लेते हुए। चेस्टेन 2014 में 3 फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने मिस जूली में शीर्षक चरित्र निभाया, जो कि निर्देशक लिव उलमान के अगस्त स्ट्रिंडबर्ग के 1888 के इसी नाम के नाटक का फिल्म रूपांतरण था। 80 यह एक यौन दमित एंग्लो आयरिश अभिजात वर्ग की दुखद कहानी बताती है, जो अपने पिता के नौकर कॉलिन फेरेल के साथ सोना चाहती है।
81 वह इस विषय पर उल्मन के नारीवादी दृष्टिकोण से आकर्षित थीं। 82 फिल्म को केवल सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 83 आयरलैंड में मिस जूली की फिल्मांकन के दौरान उन्हें क्रिस्टोफर नोलन की विज्ञान कथा फिल्म इंटरस्टेलर 2014 की पटकथा मिली। 84 $165 मिलियन के बजट के साथ 85 86 चैस्टेन ने मैककोनाघे के चरित्र की वयस्क बेटी की भूमिका निभाई। वह पिता पुत्री की जोड़ी में मिली भावनात्मक भारीपन के कारण इस परियोजना की ओर आकर्षित हुई। 87 हिटफिक्स के ड्रू मैकवेनी ने इस बात पर ध्यान दिया कि चैस्टेन अपनी सहायक भूमिका में कितनी उभर कर सामने आई है। 88 इंटरस्टेलर ने दुनिया भर में $701 मिलियन से अधिक की कमाई की और आज तक की उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली लाइव एक्शन फिल्म का दर्जा हासिल किया। 48 85 2014 की अपनी अंतिम रिलीज में चैस्टेन ने जे.सी. चंदोर द्वारा निर्देशित क्राइम ड्रामा ए मोस्ट वायलेंट ईयर में अभिनय किया। 1981 में न्यूयॉर्क शहर में सेट, जिस वर्ष शहर में अपराध दर सबसे अधिक थी, फिल्म एक हीटिंग ऑयल कंपनी के मालिक ऑस्कर इसाक और उसकी निर्दयी पत्नी चैस्टेन की कहानी बताती है। 89 तैयारी में उसने उस अवधि पर शोध किया और ब्रुकलिन लहजे में बोलने के लिए एक बोली प्रशिक्षक के साथ काम किया। 90 उसने अपने किरदार की अलमारी पर काम करने के लिए फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ सहयोग किया और अरमानी से संपर्क किया, जिसने उसे उस दौर के कपड़े उपलब्ध कराए। 90 द ऑब्जर्वर के मार्क केरमोर ने चैस्टेन को लेडी मैकबेथ के चरित्र से प्रेरित एक हिस्से में भयानक पाया। 91 92 इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 93 2014 में उनके काम के लिए ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन ने चैस्टेन को एक विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया। 94 वर्ष की चैस्टेन की अंतिम 2 भूमिकाएं वाइल्ड सलोमे में थीं, जो उनके 2006 के सलोमे के निर्माण पर आधारित एक वृत्तचित्र थी। 52 और समीक्षकों द्वारा निंदित अपराध थ्रिलर टेक्सास किलिंग फील्ड। 53 2011 में उनकी फिल्म भूमिकाओं, विशेष रूप से द हेल्प, टेक शेल्टर और द ट्री ऑफ लाइफ में, ने उन्हें कई आलोचकों के संगठनों से पुरस्कार जीते। 54 2012 में चैस्टेन की 2 फिल्मों का प्रीमियर 65वें कान फिल्म समारोह में हुआ। एनिमेटेड कॉमेडी मेडागास्कर 3, यूरोप्स मोस्ट वांटेड और क्राइम ड्रामा लॉलेस। 55 पूर्व में, जिसने मेडागास्कर श्रृंखला में तीसरी किस्त को चिह्नित किया, उसने इतालवी उच्चारण के साथ जिया द जगुआर की आवाज दी। 56 57 48 मैट बॉन्डुरेंट के प्रोहिबिशन युग के उपन्यास द वेटेस्ट काउंटी इन द वर्ल्ड पर आधारित लॉलेस में उन्होंने एक नर्तकी की भूमिका निभाई, जो 3 बूटलेगिंग भाइयों शिया लाबेयोफ, टॉम हार्डी और जेसन क्लार्क द्वारा अभिनीत के बीच संघर्ष में उलझ जाती है। 58 फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। रिचर्ड कॉलिस ने चैस्टेन को संतुलित, मोहक गुरुत्वाकर्षण से भरा पाया। 59 60 लेखक C.K. विलियम्स की एक प्रयोगात्मक बायोपिक में, जिसका शीर्षक द कलर ऑफ टाइम 2012 है, जिसे अभिनेता जेम्स फ्रेंको के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्देशित किया गया था, उन्होंने युवा विलियम्स की मां की भूमिका निभाई थी। 61 62 जेसिका चैस्टेन मुस्कुराती है और धीरे से कैमरे से दूर देखती है। चैस्टेन को 2012 के कान फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया था, जहां उनकी 2 फिल्में मेडागास्कर 3, यूरोप्स मोस्ट वांटेड और लॉलेस प्रदर्शित की गई थीं। टेरेंस मालिक की टू द वंडर 2012 के लिए चैस्टेन ने जो छोटा सा हिस्सा फिल्माया था, उसे अंतिम फिल्म से हटा दिया गया था और शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण वह एक्शन फिल्मों ओब्लिवियन और आयरन मैन 3 दोनों 2013 से बाहर हो गईं। 63 इसके बजाय उन्होंने 1947 के नाटक द हेरेस के पुनरुद्धार में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने कैथरीन स्लोपर की भूमिका निभाई, जो एक भोली भाली युवा लड़की है जो एक शक्तिशाली महिला में बदल जाती है। 64 चैस्टेन इस भूमिका को लेने के लिए अनिच्छुक थीं। उन्हें उस चिंता का डर था
जिसका सामना उन्होंने अपने शुरुआती मंच प्रदर्शनों के दौरान किया था। 64 वह अंततः स्लोपर से जुड़ाव पाने के बाद सहमत हो गई। उन्होंने समझाया, वह दर्दनाक रूप से असहज है और मैं भी वैसी ही हुआ करती थी। 64 नवंबर 2012 से फरवरी 2013 तक वाल्टर केर थिएटर में इसका मंचन किया गया। 65 द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली चेस्टेन के प्रदर्शन से निराश थे। उन्होंने लिखा कि वह अपने भीतर के विचारों को ज्यादा व्यक्त कर रही थीं और उनका संवाद कभी-कभी सपाट था। 65 द हेरेस बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट के रूप में उभरी। 66 कैथरीन बिगेलो की थ्रिलर जीरो डार्क 30 चेस्टेन की 2012 की अंतिम फिल्म रिलीज थी। यह 2001 में 11 सितंबर के हमलों के बाद अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन की लगभग एक दशक तक चली तलाश का आंशिक रूप से काल्पनिक वृत्तांत है। उन्होंने माया हैरिस की भूमिका निभाई, जो एक CIA खुफिया विश्लेषक है जो बिन लादेन को मारने में मदद करती है। चेस्टेन उस खुफिया विश्लेषक से मिलने में असमर्थ थीं, जिस पर उनका चरित्र आधारित था, इसलिए उन्होंने फिल्म के पटकथा लेखक मार्क बोल द्वारा किए गए शोध पर भरोसा किया। 67 कठिन विषयवस्तु के कारण उनके लिए फिल्म बनाना अप्रिय हो गया। निर्माण के दौरान वह अवसाद से पीड़ित रही और एक बार तो वह आंसुओं के साथ सेट से चली गईं क्योंकि वह आगे काम जारी नहीं रख पा रही थीं। 67 68 69 रोजर एबर्ट ने चेस्टेन की बहुमुखी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उनकी क्षमता और रेंज की तुलना मेरिल स्ट्रीप से की। 70 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने लिखा, चेस्टेन एक चमत्कार है। वह माया की भूमिका एक आने वाले तूफान की तरह एक अमिट, विस्फोटक प्रदर्शन में निभाती है, जो इतना गहरा कत्ता है कि हम उसकी नसों के अंत को महसूस कर सकते हैं। 71 उन्होंने ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी, बाफ्टा और एसेजी नामांकन प्राप्त किया। 7 72 चेस्टेन ने एंडी मुशिएती द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म मामा 2013 में एक संगीतकार की मुख्य भूमिका निभाई, जिसे अपने प्रेमी की परेशान भतीजी की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह एक ऐसी महिला की भूमिका निभाने के विचार से आकर्षित हुई, जो उनके द्वारा पहले निभाई गई आदर्श मां की भूमिकाओं से बिल्कुल अलग हो, और उन्होंने अपने किरदार का लुक गायिका एलिस ग्लास पर आधारित किया। 21 आलोचक रिचर्ड रोपर ने उनके प्रदर्शन को उनके पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक होने का प्रमाण माना। 73 उत्तरी अमेरिका में फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत में चेस्टेन 15 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 2 फिल्मों मामा और जीरो डार्क 30 में प्रमुख भूमिका निभाने वाली पहली कलाकार बन गईं। 74 75 लेखक निर्देशक नेड बेंसन ने शुरुआत में रिग्बी के पति के परिप्रेक्ष्य से कहानी लिखी, फिर चेस्टेन के आग्रह पर रिग्बी के परिप्रेक्ष्य से एक अलग संस्करण लिखा। 76 फिल्म के 3 संस्करण हिम, हर और देम जारी किए गए थे। 76 77 इसे व्यापक दर्शक नहीं मिले। 78 लेकिन आलोचक A.O. स्कॉट ने चेस्टेन की प्रशंसा कठोर और कमजोर के बीच पारंपरिक अंतर को कम करने, अपने चरित्र के खोने पर भी उत्कृष्ट नियंत्रण दिखाने और फिल्म के मेलोड्रामा की ओर बढ़ने पर भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए की। 79 2015 में चेस्टेन ने रिडले स्कॉट की साइंस फिक्शन फिल्म द मार्शियन में एक कमांडर की भूमिका निभाई। मैट डेमन द्वारा अभिनीत एक वनस्पतिशास्त्री के रूप में, जो चेस्टेन के चरित्र की कमान वाले अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम द्वारा मंगल ग्रह पर फंसे हुए है। यह फिल्म एंडी वियर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। चेस्टेन ने जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला और जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की और ट्रेसी कैलडवेल डायसन पर अपनी भूमिका निभाई, जिसके साथ उन्होंने ह्यूस्टन में समय बिताया। 95 द मार्शियन उनकी दूसरी फिल्म बन गई जिसने लगातार 2 वर्षों में $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। 48 96 चेस्टेन ने अगली बार एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने भाई टॉम हिडलेस्टन
के साथ गिलर्मो डेल टोरो की गॉथिक रोमांस क्रिम्सन पीक उन्होंने खलनायक की भूमिका को सहानुभूति के साथ निभाया और तैयारी के लिए कब्रिस्तान की कविताएं पढ़ी और रेबेका 1940 और व्हाट एवर हैपेंड टू बेबी जेन 1962 फिल्में देखी। 95 डेल टोरो ने चेस्टेन को उस भूमिका के लिए चुना जिसे वे मनोरोगी मानते थे, लेकिन वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने उन्हें खतरनाक रूप से गलत पाया और उनके चरित्र की असुरक्षा और निर्दयता को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की। 95 97 इसके विपरीत स्लेट के डेविड सिम्स ने उनके चरित्र की ईर्ष्या की तीव्रता को पूरी तरह से चित्रित करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 98 कई गहन भूमिकाएं निभाने के बाद चेस्टेन सक्रिय रूप से एक हल्के फुल्के हिस्से की तलाश में थीं। 99 उन्हें यह कलाकारों की टुकड़ी वाली फंतासी फिल्म द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 में मिला, जो 2012 की फिल्म स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन की अगली कड़ी और प्रीक्वल दोनों थी। वह एक योद्धा की भूमिका निभाने के विचार से आकर्षित हुई, जिसकी क्षमताएं पुरुष प्रधान के बराबर थीं, लेकिन फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों रूप से फ्लॉप रही। 99 100 चेस्टेन ने अगली बार राजनीतिक थ्रिलर मिस स्लोएन में एक लॉबिस्ट टाइटैनिक किरदार के रूप में अभिनय किया, जिसमें उन्हें जॉन मैडेन के साथ फिर से जोड़ा गया। 99 101 उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग के अभ्यास पर शोध करने के लिए बदनाम पूर्व लॉबिस्ट जैक अब्रामोफ के उपन्यास कैपिटल पनिशमेंट को पढ़ा। 102 उन्हें ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक के रूप में सम्मानित करते हुए पीटर ट्रेवर्स ने स्लोएन के जीवन में दर्शकों को सफलतापूर्वक आकर्षित करने के लिए चेस्टेन की सराहना की, और जस्टिन चांग ने उनके प्रदर्शन को बयानबाजी की सटीकता और कसकर कुंडलित भावनात्मक तीव्रता का एक दौरा कहा। 103 104 उन्हें ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 105 इसके अलावा 2016 में चेस्टेन ने महिला अधिकारियों की एक टीम के नेतृत्व में प्रोडक्शन कंपनी फ्रैकल फिल्म्स लॉन्च की। 99 106 2016 के कान फिल्म महोत्सव में चेस्टेन ने 2017 की शुरुआत सेक्स ट्रैफिकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री आई एम जेन डो के कार्यकारी निर्माता के रूप में और कथन प्रदान करके की। 107 अधिक महिला फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के प्रयास में चेस्टेन ने महिलाओं द्वारा निर्देशित 2 परियोजनाओं में अभिनय किया, निकी कारो की द जूकीपर्स वाइफ और सुजाना व्हाइट की वुमन वॉक्स अहे। 108 पूर्व में डायने एकरमैन की इसी नाम की नॉनफिक्शन किताब का एक रूपांतरण उन्होंने जोहान हेल्डेनबर्ग के साथ वास्तविक जीवन के पोलिश जूकीपर जान और एंटोनिना जाबिंस्की के रूप में सहअभिनय किया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई मानव और पशु जीवन बचाए। 106 109 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन स्टीफन होल्डन ने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे चेस्टेन के सतर्क, स्तरित प्रदर्शन ने फिल्म को सशक्त बनाया। 110 111 वुमन वॉक्स अहेड 19वीं सदी की कार्यकर्ता कैथरीन वेल्डन की कहानी बताती है, जिन्होंने वाउंडेड नी नरसंहार से पहले सियुक्स सरदार सिटिंग बुल की सलाहकार के रूप में काम किया था। वह एक ऐसी भूमिका निभाने में रुचि रखती थी जिससे युवा लड़कियां प्रेरणा ले सके और एक श्वेत उद्धारकर्ता कथा से बचने के लिए ऑफ स्क्रीन इनपुट प्रदान करती थी। 112 चेस्टेन ने आरोन सॉर्किन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मॉलीज गेम 2017 में मॉली ब्लूम का किरदार निभाया, जो एक पूर्व स्कीयर थी जो एक हाई प्रोफाइल जुआ ऑपरेशन चलाती थी, जिसके कारण उसे FBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सॉर्किन के साथ काम करने की इच्छा के कारण यह भूमिका निभाई, जिनके लेखन की वह प्रशंसा करती थीं। 113 ब्लूम के सार्वजनिक व्यक्तित्व पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने अपने चरित्र की खामियों और कमजोरियों का पता लगाने के लिए ब्लूम से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने भूमिगत पोकर की दुनिया पर भी शोध किया और ब्लूम के कुछ ग्राहकों का साक्षात्कार लिया। 113 पीटर डेब्रूज ने उनकी भूमिका को स्क्रीन की सबसे अच्छी महिला भूमिकाओं में से एक के रूप में सराहा। 115 2018 में
उन्होंने टेलीविजन स्केच कॉमेडी शो सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की और वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्शंस फेयर्स सॉन्ग्स ऑफ स्पेस टाइम को आवाज दी। 116 117 उन्होंने जेवियर डोलन के कलाकारों के नाटक द डेथ एंड लाइफ ऑफ जॉन एफ डोनोवन में एक भाग फिल्माया था, लेकिन उनके दृश्यों को अंतिम कट से हटा दिया गया था क्योंकि डोलन ने उनकी भूमिका को कहानी के साथ असंगत पाया था। 118 सुपरहीरो फिल्म डार्क फीनिक्स 2019 में, जिसने एक समेन श्रृंखला में 12वीं किस्त को चिह्नित किया, चेस्टेन ने महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण एक दुष्ट एलियन की भूमिका निभाई। 119 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने इसे उसकी प्रतिभा की बर्बादी माना और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब रिटर्न दर्ज किया। 120 121 उन्होंने स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित एंडी मुशिएती के साथ इट चैप्टर 2 में फिर से काम किया, जो उनकी 2017 की हॉरर फिल्म इट का सीक्वल है। उन्होंने सोफिया लिलिस के साथ भूमिका साझा करते हुए वयस्क बेवर्ली मार्श, एक अपमानजनक विवाह में एक महिला, की भूमिका निभाई। चेस्टेन के लिए फिल्मांकन चुनौतीपूर्ण साबित हुआ क्योंकि मुशिएती ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के लिए व्यावहारिक प्रभावों के उपयोग को प्राथमिकता दी। 122 123 फिल्म को अनुकूल समीक्षा मिली। इवनिंग स्टैंडर्ड की चार्लोट ओसुलिवन ने चेस्टेन को उनकी भूमिका में उचित रूप से दुखी और कब्रिस्तान जैसा पाया। 124 125 इसने दुनिया भर में $470 मिलियन से अधिक की कमाई की। 126 फ्रैकल फिल्म्स के तहत चेस्टेन ने एक्शन फिल्म एवा 2020 का निर्माण और अभिनय किया, जिसे शुरू में मैथ्यू न्यूटन द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है। उनके साथ काम करने के लिए सहमत होने के बाद उनके खिलाफ प्रतिक्रिया के बाद न्यूटन को टेड टेलर से बदल दिया गया। 127 128 द हॉलीवुड रिपोर्टर के बॉयड वैन होइज ने इस बात पर दुख जताया कि एक एक्शन स्टार के रूप में चेस्टेन की प्रतिभा एक कमजोर फिल्म में बर्बाद हो गई। 129 कोविड-19 महामारी के दौरान नाटकीय रूप से रिलीज हुई, इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया लेकिन वीडियो ऑन डिमांड पर सफलता हासिल की। 130 2021 वर्तमान पुरस्कार सफलता और टेलीविजन। एंड्रयू गारफील्ड और चेस्टेन ने बायोपिक द आइज ऑफ टैमी फे 2021 में टेलीवेंजलिस्ट जिम और टैमी फे बकर की भूमिका निभाई। उन्होंने 2012 में फे के जीवन के अधिकार हासिल किए और अपनी कंपनी फ्रैकल फिल्म्स के तहत फिल्म का निर्माण किया। 131 बकर की तरह दिखने के लिए चेस्टेन ने प्रोस्थेटिक मेकअप पहना था, जिसे लगाने में 4 से 7 घंटे लगते थे। 132 भूमिका के लिए उन्हें गाना भी आवश्यक था, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इससे वह घबरा जाती थी। 133 उन्होंने संगीत निर्माता डेव कॉब के साथ मिलकर फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए 7 गाने रिकॉर्ड किए। 131 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने चेस्टेन को इस उत्सुकता से भरी बायोपिक को देखने का एकमात्र कारण पाया और बकर को मानवीय बनाने के लिए स्क्रिप्ट से ऊपर उठने के लिए उनकी प्रशंसा की। 134 द टाइम्स के केविन माहिर ने इसे दिलचस्प, उन्मुक्त और पुरस्कार योग्य प्रदर्शन माना और इसकी तुलना जोकर 2019 में जोकिन फीनिक्स के प्रदर्शन से की। 135 उन्होंने गोल्डन ग्लोब नामांकन के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और एसएजी अवार्ड जीता। 136 137 इसके अलावा 2021 में चेस्टेन ने एचबीओ के लिए इंगमार बर्गमैन की 1973 की इसी नाम की स्वीडिश मिनी सीरीज के जेंडर स्विच्ड रीमेक सीन्स फ्रॉम ए मैरिज के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें महिलाओं के रूढ़िवादी चित्रण को तोड़ा गया था। 138 139 द गार्जियन की लूसी मैंगन ने चेस्टेन और उनके सहकलाकार ऑस्कर इसाक के बीच की केमिस्ट्री पर ध्यान दिया, जैसा कि द टाइम्स की कैरोल मिडगली ने भी किया, जिन्होंने उन्हें बेदाग ढंग से कर्कश, घायल करने वाले संवाद देने के लिए प्रशंसा की। 140 141 142 उन्हें मिनिसीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला।
उस वर्ष के समारोह में यह उनका दूसरा नामांकन था। 137 उन्होंने लॉरेंस ओसबोर्न के इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण द फॉरगिवेन में राल्फ फिएनेस के साथ भी काम किया। 143 144 द 355 2022 के लिए एक महिला प्रधान जासूसी फिल्म। चेस्टेन और उनकी महिला सहकलाकारों की टीम ने 2018 के कान फिल्म फेस्टिवल में संभावित खरीदारों के सामने यह विचार रखा, जहां इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा चुना गया। 145 आलोचकों ने फिल्म को सामान्य और उल्लेखनीय नहीं बताया और यह व्यावसायिक रूप से विफल रही। 146 147 इसके बाद चेस्टेन ने जेम्स ग्रे की पीरियड फिल्म आर्मगेडन टाइम में मैरीने ट्रंप के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 148 द गुड नर्स में उन्होंने नाइट नर्स एमी लॉफ्रेन की भूमिका निभाई, जिसे पता चलता है कि उसका सहकर्मी चार्ल्स कुलेन, एडी रेडमाइने द्वारा अभिनीत एक सीरियल किलर है। 149 उन्होंने लॉफ्रेन के साथ मिलकर काम किया और भूमिका की तैयारी के लिए नर्सिंग स्कूल में भाग लिया। 150 इंडीवायर की केट एयरबलैंड ने पाया कि यह बहुत शांत पैकेज में एक प्रभावी प्रदर्शन है। 151 चेस्टेन ने शोटाइम बायोग्राफिकल मिनीसीरीज जॉर्ज एंड टैमी का कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें उन्होंने माइकल शैनन के जॉर्ज जोन्स के विपरीत देशी गायिका टैमी विनेट की भूमिका निभाई थी। 152 153 तैयारी में चेस्टेन और शैनन ने अपने चरित्र के कई गीतों को गाने के लिए एक मुखर प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण लिया। अपने जीवन के अंत में विनेट की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपना वजन भी कम किया। 154 द प्लेलिस्ट की एम्मा फ्रेजर अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री की सराहना करती है और चेस्टेन के चित्रण में नाजुकता और कठोरता पर ध्यान देती है। 155 श्रृंखला को विभिन्न प्लेटफार्मों पर मजबूत दर्शक मिले। 156 उन्होंने एक एसेजी पुरस्कार जीता, एक और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया और एक सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। 157 158 159 चेस्टेन ब्रॉडवे थिएटर में लॉटीन, जेमी लॉयड के हेनरिक इब्सेन के नाटक ए डॉल हाउस के 2023 के पुनरुद्धार में नोरा हेल्मर, एक दुखी गृहिणी की भूमिका निभाई, जो हडसन थिएटर में 16 सप्ताह तक चली। 160 शुरुआत में 2020 में वेस्ट एंड थिएटर के लिए सेट किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रद्द कर दिया गया था और बाद में चेस्टेन के आग्रह पर न्यूयॉर्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। 161 162 पूर्वावलोकन प्रदर्शनों की मजबूत बॉक्स ऑफिस बिक्री के कारण उत्पादन एक सप्ताह बढ़ा दिया गया था। 163 द गार्जियन की ग्लोरिया ओलाडिपो ने चेस्टेन के प्रदर्शन को रोमांचक और मनोरम माना और कहा कि चेस्टेन के काम के माध्यम से लंबे समय से नायिका का एक पूर्ण, अनंत चित्र चित्रित किया गया है। 164 165 166 चेस्टेन ने मिशेल फ्रेंको की स्वतंत्र ड्रामा फिल्म मेमोरी में एक शराबी की भूमिका निभाई, जिसमें पीटर सरसगार्ड भी उनके साथ थे। 167 वह इस लो प्रोफाइल प्रोजेक्ट को लेकर खुश थी और उसने अपने किरदार के कपड़े खुद ही टारगेट से खरीदे। 168 डेब्रूज ने उल्लेख किया कि नैतिक रूप से विभाजनकारी किरदार निभाते हुए चेस्टेन स्क्रीन पर कभी भी इतनी कमजोर नहीं दिखीं। 169 2024 में चेस्टेन ने एनी हैथवे के साथ मदर्स इंस्टिंक्ट का निर्माण और अभिनय किया, जो इसी नाम की बेल्जियम की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की रीमेक थी। 170 हैथवे की करीबी दोस्त के रूप में उन्हें हैथवे के प्रति विरोधी चरित्र को निभाना चुनौतीपूर्ण लगा। 171 वह अगली बार फ्रेंको के साथ एन्सेम्बल ड्रामा ड्रीम्स में फिर से काम करेंगी और ऑनलाइन नफरत फैलाने वाले समूहों में घुसपैठ करने वाले एक अन्वेषक की सच्ची कहानी पर आधारित एप्पल टीवी प्लस मिनीसीरीज द सेवेंट का कार्यकारी निर्माण और अभिनय करेंगी। 172 173 चेस्टेन शेक्सपियर के किंग लियर के रूपांतरण लियर रेक्स में पचिनो के साथ गोनेरिल की भूमिका निभाते हुए फिर से नजर आएंगी। 174 वकालत
चेस्टेन 2017 के कान फिल्म फेस्टिवल में, जहां उन्होंने जूरी सदस्य के रूप में काम किया। चेस्टेन खुद को नारीवादी मानती है और उन्होंने हॉलीवुड में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ अक्सर आवाज उठाई है। 7, 175, 176, 177 उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर के दिसंबर 2015 के अंक के लिए उद्योग में लैंगिक असंतुलन पर एक निबंध लिखा था। 178 2017 के कान फिल्म समारोह में, जहां उन्होंने जूरी सदस्य के रूप में काम किया, चेस्टेन ने अधिकांश फिल्मों में महिलाओं के निष्क्रिय चित्रण पर दुख जताया। 179 180 उन्होंने महिला फिल्म समीक्षकों की कमी की शिकायत की है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह फिल्म पर लिंगतस्थ परिप्रेक्ष्य में बाधा डालता है। 180 वह सेट पर अधिक लैंगिक संतुलन की वकालत करती है, जिसमें फिल्म क्रू में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व और सत्ता के पदों पर होना शामिल है। 181 182 2018 में, उन्होंने हॉलीवुड में 300 महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं को उत्पीड़न और भेदभाव से बचाने के लिए टाइम्स अप पहल की स्थापना की। 183 उसी वर्ष, वह हॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं के खराब प्रतिनिधित्व के बारे में एक वृत्तचित्र दिस चेंजेस एवरीथिंग में कई अभिनेत्रियों के साथ दिखाई दी। 184 वह एक LGBT अधिकार कार्यकर्ता भी है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जब उन्होंने 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता था, तो उन्होंने उस समुदाय के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया जिसे वह प्यार करती थीं और उनके खिलाफ कट्टर कानून का विरोध किया। 185 186 187 चेस्टेन कार्यस्थल में समान वेतन की मुखर समर्थक है और उन काम के प्रस्तावों को ठुकरा देती। दोस्तों, इस मूवी की रिलीजिंग डेट रहने वाली है 28 मार्च 2025। जी हाँ दोस्तों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमेजॉन MGM स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। बाकी ये हमें सिनेमा ग्रोस में भी देखने को मिलने वाली है। बाकी 28 मार्च 2025 को वुमेन इंतजार नाम की एक हॉरर मूवी भी रिलीज़ हो रही है। यूनिवर्स पिक्चर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो दोनों की टक्कर हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों, इसके टीजर ट्रेलर को कंपैरिजन करके मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, दोनों में से बेस्ट मूवी कौन सी रहने वाली है। बाकी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।